अच्छा, अभी धामी सरकार ने यूसीसी को भी लागू किया है। तो आज लोग भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के। या तो इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने जितना पढ़ा है, जितना स्टडी किया है, उसमें ये कहा गया है कि भारत में 20% जो साइबर अपराध है वो महिलाओं के खिलाफ होते हैं। आज सोशल मीडिया है और साइबर क्राइम का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिलो 18 साल से नीचे की बच्चियां आज सोशल मीडिया में इतनी जुड़ी हुई हैं कि वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या सही है और क्या गलत है। आज भी लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। परिवार छोटा करने की अगर बात आती है तो सबसे पहले यही आता है कि जहन में एक बेटा जरूर हो जाए। नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। जिसने हमें सींचा उस मात्र शक्ति को हमारा प्रणाम है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर खेल जगत हो, सेना हो, प्रशासनिक सेवा हो, राजनीति हो या उद्योग। हर क्षेत्र में अपने कदम बेहतरीन ढंग से जमाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी समाज में महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा और समाज में उनके बढ़ते योगदान को लेकर अक्सर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। और आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आपको एक बार फिर से महिला आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है दोबारा से, इसकी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कुसुम कंडवाल जी को दूसरी बार महिला आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वो बीजेपी में भी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पे भी रह चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्र में महिलाओं के योगदान में भी महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, उत्तराखंड में महिला आयोग के लिए अगर वो महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देखते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऐसा है, उत्तराखंड में महिला आयोग महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील रहता है और महिलाओं के लिए ही बना है, महिलाओं के लिए ही काम करता है। और महिलाएं क्या है कि थोड़ा सा जानने में और दूरस्थ क्षेत्र तक महिला आयोग को जाने, कई बार क्या होता है कि महिला आयोग के नाम से ही डर लगने लगता है लोगों को, महिलाओं को कि अरे हम महिला आयोग में गए तो मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत परिवार दे हमारे साथ थोड़ा सा उनका रहेगा भी, तो फिर तो उसके बाद तो महिला आयोग में जाने के मतलब हम लोग शिकायत करने किसी कोर्ट में चले गए, किसी थाने में चले, वही वो आयोग को भी उसी भूमिका में देखते हैं, उसी तरह से देखते हैं कि ये तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे पहले आपने जैसे कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में, बिल्कुल आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और मुझे लगता है कि आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं और परिवार को भी अच्छे से देख रही हैं और समाज में अपनी भूमिका को बखूबी से निभा रही हैं, विभिन्न बड़े बड़े पदों में स्थापित हो रही हैं। और महिला आयोग का काम है, देखो महिला किसी भी तरह से उसके बाद उसका उत्पीड़न हो रहा हो, उसका मानसिक हो, शारीरिक हो या किसी भी तरह का उत्पीड़न हो रहा है तो महिला आयोग बैठा हुआ है। हाँ, हमारा ये कहना होता है कि आप महिला आयोग में आप आए और आप डरे नहीं, आप बेहिचक अपनी बात करें। और कई बार ये है कि हम महिला आयोग से हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग वो नहीं चाहती है कि समाज में इसका प्रचार प्रसार हो या कोई दूसरा जाने या हमारा पड़ोसी जाने, तो इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग इस व्यवस्था को रखते हैं कि किसी के बारे में कोई जानकारी न हो कि इनके परिवार में कुछ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, हम उसकी पहले हमारा काम रहता है उसका समाधान कैसे हो, घर नहीं टूटे, परिवार बना रहे। पहली व्यवस्था आयोग की ये रहती कि प्राथमिकता ये रहती कि दोनों को काउंसलिंग करके, दोनों को समझा बुझा के और दोनों को एक मौका देके कि आप इस घर को तोड़ने दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनके पास बच्चे भी होते हैं, महिला की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है
कि बिल्कुल सारी चीज़ें को वो करते हुए, देखते हुए, कहीं समाज में ये ना पता चले कि इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, या इस तरह हम आयोग तक आए हैं। हम उन्हें कहते हैं और फिर से उनका परिवार जोड़ने का पूरा काम करते हैं पूरी तरह से कि आप और बहुत सारे परिवार मैं इन 3 वर्षों में देख रही हूँ, बहुत सारे घर हमने जोड़े हैं, बहुत सारे को हमने बार बार मौका दिया है, बार बार हम उन्हें कहते हैं कि आप 1 महीने बाद आप आके हमारे पास आइए, हम फॉलोअप करते रहते हैं कि आप बताइए कि अभी क्या दिक्कत है, अभी क्या दिक्कत है, दोनों का ही कि दोनों के देखो जब कहीं भी किसी भी परिवार में कुछ दिक्कतें आती है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी थोड़ी कभी कभी तो ये रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों में दोनों आपस में मतभेद रहता है, तो वो कैसे हो। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे पुरुष हावी रहता है और महिला का बहुत उत्पीड़न होता है, वहाँ पे हमें बीच के रास्ते भी निकालने पड़ते हैं, और कैसे वहाँ पे हमें जो भी चाहे उसे डरा के जाए किसी तरह से भी करके कि ये घर फिर भी बना रहे, फिर भी ठीक रहे, और ऐसे भी हमने किए हैं, ऐसे भी ठीक किए। तो इसलिए महिला आयोग महिलाओं के लिए बना है। आप बेझिझक महिला आयोग में आइए, आपको पूरी कोशिश करेंगे, समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं, और 4 दिन हमारे यहाँ काउंसलिंग चलती है, खुद मैं स्वयं बैठती हूँ उस काउंसलिंग में। हाँ, और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि वास्तव में आज इतना मतलब इन 3 सालों में मुझे ये लगा कि हम खुद उसमें डिसीजन मेकिंग करके डिसीजन हम दे पाते हैं कि अच्छा भी लगता है कि हाँ चलिए दे पाते हैं कि हम इस तरह से इस घर को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल इस तरह तो ये सारी चीजें हैं, और चुनौतियों के साथ मतलब ये कहा जा सकता है कि आप लोगों के पास उस चुनौती से पार पाने के लिए अच्छी पकड़ रहती है। एक सवाल मेरा आपसे ये कि जैसे कि आज डिजिटल का ज़माना है, और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने जितना पढ़ा है, जितना स्टडी किया है, उसमें ये कहा गया है कि भारत में 20% जो साइबर अपराध है वो महिलाओं के खिलाफ होते हैं। उत्तराखंड में भी हमने अक्सर ये देखा है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजिली इनके झांसे में आ जाती है। खासकर कुछ जो उम्र दराज की महिलाएं होती हैं या फिर जो लड़कियां कम उम्र की होती हैं, वो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए महिला आयोग किस तरह के कदम उठाते हैं, क्या कुछ रोल रहता है? सबसे पहले ये वाला प्रश्न तो वास्तव में आपने बहुत ही जेन्युइन है। ये चीज़ तो मैं रोज़ जब मैं कहीं जाती भी हूँ और कि कॉलेजेस में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ, या जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनके पे, या बॉयज़ भी होते हैं, बिल्कुल बच्चे जो भी होते हैं उनके सामने में ये बात रखती हूँ। आज सोशल मीडिया है और साइबर क्राइम का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिलो 18 साल से नीचे की बच्चियां आज सोशल मीडिया में इतनी जुड़ी हुई हैं कि वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरा क्या है कि जो उनका फ्रेंड बन रहा है, जो उन्हें अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रहा है, उन्हें नहीं पता वो कौन है और आपसे ही क्यों वो दोस्ती करना चाहता है। बहुत समझाती हूँ कि आपसे ही क्यों दोस्ती करना चाहता है, आपको तो वो जानता भी नहीं है, बस आपका नंबर मिल गया तो आपको लगा कि आप है, और आप उसकी जो जिस तरह की वो मीठी चिंगड़ी चुपड़ी बातें करता है, जिस तरह की बातें करता है, आप उसके कहने में आ जाती हैं। बहुत मैं अच्छे से बच्चों को बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि आप इस तरह से ना आए। और आज सबसे ज़्यादा अगर मुझे लग रहा क्राइम है तो इसी में है, हाँ, कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में। और इसमें मैं प्रियंका जी आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं बार बार कहते आई हूँ, इन 3 वर्षों में यही कहती आई हूँ कि इसमें देखो परिवार की भी अहम भूमिका है। अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, माता पिता अगर जागरूक नहीं होंगे, माता पिता अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो फिर बच्चा हमसे दूरी बना लेगा। हाँ, चाहे बेटा हो या बेटियां, दोनों हमसे दूरी बना लेंगे। क्योंकि आज परिवार के 4 लोग होते हैं, तो जब भी हम घर में बैठते हैं तो चारों लोग हम आपस में बात नहीं करते हैं, हम अपने मोबाइल में रहते हैं। और हमें नहीं पता, हम अपने बच्चों से ये भी नहीं पूछते हैं कि बेटे आपके किससे कोई दोस्त है आपका, कौन फ्रेंड बना, क्या बना। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और मुझे लगता है
इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो नाबालिग बच्चे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की, वो आए दिन घर से निकल जाती हैं, घर से उसके बहकावे में आ जाती, घर से निकल जाती हैं। फिर हम सबके लिए चैलेंज हो जाता है उस बच्ची को वापस लाना, सुरक्षित वापस लाना। और उसे अगर हम सुरक्षित वापस नहीं लाए तो फिर वो तो डिप्रेशन में आ जाती है, उसके साथ वो सब हो चुका होता है कि जो जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाता है। इसलिए इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। मैं रोज इस तरह के मैं फेसेस करती तो हूँ। क्या आयोग की तरफ से किसी तरह के ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं? सिर्फ एक सोशल मीडिया तो चलिए ठीक है कि युवाओं के लिए ये काफ़ी ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि वो इजिली इनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसे फ्रॉड तरीके से होती है कि फ़ोन के माध्यम से जो साइबर अपराध है वो ठगी को अंजाम देते हैं, और ज़्यादातर जो हमारी मदर की एज के होते हैं वो इनके झांसे में आसानी से आ जाती है। उनसे OTP मांग लिया जाए तो वो आसानी से दे देती हैं, उनको नहीं पता होता है। तो इस तरह की चीज़ों से वो बच सके, इनके लिए महिला आयोग की तरफ से कोई जागरूकता कार्यक्रम की, ताकि हाँ वो जागरूक हो सके इन सब चीज़ों के बारे में। हम समय समय पे जागरूकता कार्यक्रम हमारे लगातार चलते रहते हैं, लगातार हम लोग जाते हैं, और स्वयं भी हम अपने ही विभाग के माध्यम से जगह जगह प्रदेश में अलग अलग जाके हम महिलाओं के बीच में जाके, और कई सारे केसेस तो इस तरह के हमारे पास खुद आते हैं। तो उन्हें हम खुद अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से। अभी बहुत सारी फ्रॉड हुए हैं, कंपनियां खुली हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई है तो उसमें महिलाएं इन्वॉल्व हो रखी, महिलाओं ने उसमें फंडिंग कर रखी है, और इतनी नहीं, मुझे लगता है कई कई लाखों की फंडिंग। अभी एक रिसेंटली आया था जॉली ग्रांट का एक मामला आया था। एक LUCC करके एक कंपनी है ऋषिकेश में, तो लगभग मेरे पास, मुझे लग रहा है मेरे पास आई होंगी 50 से 60 महिलाएं आई थी, और जिनका एक मोटा अमाउंट उसमें लगा हुआ है, और वो बहुत जल्दी दुगना करेंगे, तिगना करेंगे, बिल्कुल झांसा दिया जाता है। तो उसमें आम महिलाएं, घरेलू महिलाएं उस कंपनी के झांसे में आके उन्होंने करोड़ लाखों रुपए उन्होंने अपने बर्बाद किए हैं। तो इसके लिए हम तो जागरूकता के कार्यक्रम करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें ना सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको अवेयर होना पड़ेगा। हम आए, हमने अपनी बात रखी, हम कितने लोगों को समझ में आया, और कितने लोगों ने जो कंपनियां खुलती हैं वो अपने आप को किस तरह से उनको मोटिवेट कर लेते हैं, किस तरह से, तो इस तरह से। और मैं खुद जो हमारी उम्र की महिलाएं हैं या इस तरह से हमसे छोटी है, उनको भी मेरा कहना होता है, कई बार ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो भी कई बार झांसे में आ जाती हैं। बिल्कुल। वो कितनी महिलाएं तो मेरे पास आई कि मोबाइल के माध्यम से OTP मांगा, ये मांगा, और दे दिया, और जितने पैसे थे सारे उड़ गए। तो वो चीजें, तो आप हम सबकी सहभागिता से ही ये चीजें, एक क्राइम कम होंगे। बिल्कुल। और ये तभी एक जागरूकता लोगों में आएगी। हालांकि लोग बहुत समझ, लेकिन फिर भी क्या है, लोग समझ भी रहे हैं, कई बार इतने सारे फ्रॉड हो भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी कई बार लोग झांसे में आ जाते हैं। आम महिलाएं तो, पहाड़ की महिलाएं आमतौर पे सीधी सादी होती हैं, वो किसी के बैग, वो आमतौर पे आप गोल्ड की बात करें, वो कहते हैं आपका गोल्ड हम इसको ये कर लेते हैं, वो उनके झांसे में आ जाती वो बेचारी। अभी एक केस हमारे पास पहले आया था, वो उनके उसके गोल्ड को लेके कि आप अपना ये गोल्ड दे दीजिए, इसमें हम इतना ये करेंगे, दुगना करेंगे, वो करेंगे, उनका सारा गोल्ड जा चुका है। तो हमारे लिए चैलेंज हो जाती है कि हम फिर वो उस अपराधी तक पहुंचे, और वो इनके जो वास्तव में इनकी मांग है कि उसे हम पूरा कर सकें, या कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें। तो इस सब के जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे, हम सबके माध्यम से इस तरह की जागरूकता के कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, तो तब तक मुझे लगता है अवेयर होना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हालांकि आयोग तो समय समय पर इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम करता ही है। अच्छा, आपने कई केसेस ऐसे भी सुने होंगे कि महिलाओं के जो कार्यस्थल होते हैं उनको वहाँ पर उनके चीज़ों को लेकर भेदभाव किया जाता है, उन्हें कम आंका जाता है, उत्पीड़न के केसेस भी कई बार ऐसे आते होंगे। इस तरह के जो अपराध होते हैं कार्यस्थलों पर जो महिलाओं के साथ में, ऐसे भी केसेस आते होंगे, उनसे निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं महिला आयोग की तरफ से? बिल्कुल, जिस प्रकार से अपने कार्यस्थल वर्क प्लेस की बात की है, हमारे पास आती हैं बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग महिलाएं, वो हमारे पास आती हैं,
और उनके साथ तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि प्रत्येक विभाग से हमारा कहना होता है, पूरे उत्तराखंड में महिला आयोग समय समय पर अपने तरह से पत्र जारी करता है कि प्रत्येक विभाग में आईसीसी कमेटी बनी होनी चाहिए। अगर किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो समय समय वो महिला सबसे पहले तो अपने ही जो ये कमेटी बनी होगी उसमें अपनी शिकायत दर्ज करे। अगर उसे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है या मेरे साथ मुझे जो मैं चाहती हूँ नहीं हो पाता है, तो उसके बाद महिला आयोग के दरवाजे खुले रहते हैं। और ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आए हैं, किसी भी तरह का कोई वो उसमें मैं कहूँगी चाहे वो मेंटली हैरेस किया जा रहा हो या किसी भी तरह का उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, तो हमारे पास वो आते हैं और हमने बहुत महिलाओं को हमने न्याय भी दिलाया है, उनके समझौते भी कराए हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, एक तो प्रत्येक विभाग में आईसीसी कमेटी बनी होनी चाहिए और सबसे पहले कोई भी हमारी कामकाजी महिला है उस महिला को सबसे पहले कंप्लेंट अपने ही विभाग में अपनी उस कमेटी में करनी चाहिए। आपको लगता है आप संतुष्ट नहीं है वहाँ से, तो आपके लिए महिला आयोग के दरवाजे खुले, महिला आयोग आपके साथ खड़ा है। एक और सवाल मेरा, जिस तरह से घरेलू हिंसाएं होती हैं, महिलाओं को इन घरेलू हिंसाएं में या फिर चाहे वो दहेज उत्पीड़न हो या फिर कई अन्य चीज़ें हो, इनमें उन्हें तुरंत न्याय मिल सके, उनकी सुनवाई हो सके। कई बार ऐसा होता है कि वो पुलिस थाने के चक्कर काटती है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो महिला आयोग की इसमें क्या भूमिका होती है? हाँ बिल्कुल, महिला आयोग अगर हमें किसी भी महिला को लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो, नहीं जा थाने पुलिस या थाने उसमें भी नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि पुलिस के नाम से थोड़ा सा हमारे उसमें समाज में बिल्कुल सोसाइटी एक अलग तरह की भावना है, अजीब सा डर रहता है। हालांकि मेरी बार बार जब भी पुलिस के विभाग के साथ मेरी मीटिंग्स होती हैं तो सबसे पहले मेरा उनका कहना होता है, मैंने कहा देखो सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में क्या पहाड़ी महिलाएं आमतौर पर बाहर निकलती नहीं है और बाहर निकल भी गई तो थाने तक जाने की उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती। अगर उसने साहस बटोर के वो थाने तक चली भी गई है तो फिर क्या है, उनकी वर्दी से भी डर लगता है उन्हें, फिर वो आधी बात नहीं बोल पाती हैं। तो हाल क्या मेरे बार बार होता है कि आपका व्यवहार उनके पास एक सौहार्द पूर्ण होना चाहिए और आपकी जो महिलाएं जो कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका व्यवहार अच्छे से होना चाहिए। और सबसे पहले अगर वो आई हैं उन्हें सुनो, उनकी एप्लीकेशन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है तो जांच का विषय होना चाहिए, जांच की है। लेकिन महिला आयोग में किसी तरह से आपको लगता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें दहेज के द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो महिला आयोग में इस तरह तो आ ही रही हैं, महिलाएं आती हैं, हमारे पास केसेस आ ही रहे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। हमें लगता है जो हमारे माध्यम से हो सकता है उसे हम पूरी कोशिश करते हैं, हम करते हैं। अगर हमें लगता है कि इसे न्यायालय ही जाना पड़ेगा, नहीं को तो हम फ्री का उसे फिर वकील भी दिलवा देते हैं और उसे फ्री का लॉयर दिला देते हैं। तो इस तरह से महिला आयोग ने बहुत सारे, हमने ऐसी महिलाओं के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें हमने सरकार से वकील दिलाए हैं, सरकारी वकील दिलाए हैं और वो उनका केस लड़ भी रहे हैं। कई सारे हमारे पास बाद में आते धन्यवाद करने आती है, मैम आपने हमें ये किया। और कई बार हमें आवश्यकता, जब हमें आवश्यकता पड़ती हमें थाने में फ़ोन करना तो तुरंत हम थाने को हम कहते हैं, हमें एसएसपी को करना। तो आयोग पूरी तरह से महिला के साथ खड़ा होता है, महिला हमारी प्राथमिकता है। महिला के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न हो, महिला आयोग हमेशा महिलाओं के साथ। लेकिन मैम कई बार हम लोगों ने ऐसी शिकायतें सुनी है कि महिला आयोग भी महिलाओं की कई समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेता है, उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। तो अगर इस तरह के कोई मामले आपके सामने भी आते हो तो आप किस तरह से निस्तारण करते हैं कि हाँ तुरंत महिलाओं की समस्याओं पर संज्ञान लेना चाहिए, और अगर कोई महिला डायरेक्टली आपसे संपर्क करना चाहती है तो आसानी से वो संपर्क हो सके? आपको बता दूं कि सबसे पहले तो महिला आयोग चाहे वो किसी भी माध्यम से, किसी के अन्य तीसरे व्यक्ति के माध्यम से या किसी पोर्टल न्यूज़ के माध्यम से या किसी भी तरह से, अगर कोई भी घटना का या किसी तरह से किसी महिला का उत्पीड़न का महिला आयोग को पता चलता है तो सबसे पहले स्वतः संज्ञान मैं खुद लेती हूँ।
मैं खुद लेती हूँ उसमें, किसी के माध्यम, किसी ने अगर बता भी दिया, सबसे पहले तो मैं वहाँ पे संबंधित जो थाना है, मुझे कभी, हालांकि मैं संबंधित वहाँ के एसएसपी से बात करती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ तक बात नहीं पहुँचा, तो संबंधित जो भी थाना वो मैं खुद बात करती हूँ कि अगर ये महिला आपके पास आई थी तो आपने इसमें क्या किया, इस महिला को सुना नहीं सुना है। तो ऐसा नहीं है, महिला, मुझे नहीं लगता है कि महिला आयोग तक जो पहुंच गया होगा या जिसने महिला आयोग तक पहुंचने की कोशिश की, उसे हमने न्याय दिलाने का पूरा काम किया। मैं अपनी इन 3 सालों की बात करती हूँ, इन 3 सालों में हमने न्याय दिलाने का काम किया। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि ऑलरेडी वो लोग न्यायालय जा चुके होते हैं, और जब वो कोर्ट जा चुके होते हैं उसके बाद क्या होता है कि कई बार उन्हें बहुत लेट होने के कारण या कुछ होने के कारण वो फिर से आयोग के पास आते हैं। तो हमारा ये कहना होता कि ऑलरेडी जो केस कोर्ट में चल रहा है, फिर आयोग का तो मतलब ही नहीं रह जाता है उसे। तो इस तरह से उन्हें लगता हम आयोग गए और हमारी बात नहीं सुनी गई। हम उन्हें समझाते हैं कि जब एक बार से न्यायालय में वो प्रक्रिया चल रही है, फिर आयोग का मतलब नहीं रह जाता है। तो इस तरह से भी हो सकता महिलाओं को ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन कोई महिला हमारे यहाँ निराश नहीं लौटी है। महिला का हमने, चाहे वो किसी भी तरह का हो, हम महिला के साथ खड़े रहे और न्याय दिलाने का काम किया हमने। अच्छा, उत्तराखंड में सरकार की तरफ से महिलाओं के आर्थिक हो या फिर सामाजिक विकास में हो, उनकी मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन योजनाओं का महिलाओं तक अच्छे से लाभ मिल सके, उन तक वो योजनाएं पहुंच सके, इसके लिए महिला आयोग की क्या भूमिका रहती है? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, क्योंकि उनका विशेष महिलाओं के प्रति जो संवेदना रहती है वो मैं देखती हूँ। महिलाओं की तमाम सारी योजनाएं, उन्हें वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों, तो उन सारी योजनाओं को लेके वो संचालित करने वाला आपका जो प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद से लगभग कई जिलों में, के जितने जिले से संबंधित अधिकारी होते हैं उनके साथ मेरी खुद मीटिंग्स होती हैं। कई जिलों में मैंने जाके ये सारी मीटिंग्स ली, और विशेषकर महिलाओं की योजनाओं को लेके, क्योंकि सरकार योजनाएं लागू करेगी, लेकिन संचालित तो जो निचले स्तर के अधिकारी होंगे वही उनके माध्यम से होगा। पूरा मॉनिटरिंग करती हूँ। कई जिलों में मैं खुद कर चुकी हूँ, मैं ये मीटिंग्स कर चुकी हूँ। मैंने कहा सारी योजनाएं बताऊं, कितनी महिलाएं कौन सा लाभ ले रही हैं, कितनी महिलाएं किस तरह से लाभ ले रही हैं, और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, वो कितनी महिलाएं किससे जुड़ी हैं, क्या वो कर रही हैं, क्या जो वो चीज़ तैयार कर रही हैं वो क्या वो बाजार तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। मैं स्वयं करती हूँ, और सरकार की योजना की मॉनिटरिंग हम पूरी तरह से करते हैं कि सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं निचले स्तर तक, अंतिम छोर में बैठी महिला तक पहुंचे है। तो इस चीज़ के लिए भी महिला आयोग हर समय पर जिले के सभी अधिकारियों के साथ इस तरह की बैठक करके, हाँ, समन्वय बैठाकर और उनके साथ मीटिंग करके सारे चीज़ें पूछ के, और उसके साथ साथ ये भी है, प्रियंका जी आप ये बताएंगे, मैं कहती हूँ ये सिर्फ आपके आंकड़े कागजों में न रहे, धरातल में होने चाहिए। आपके ब्लॉक स्तर और निचले स्तर, ग्राम सभा स्तर तक इस तरह के होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद पहाड़ी क्षेत्र से रही हूँ, तो मेरा पहाड़ में बहुत ज़्यादा रहा है, और कम से कम उत्तराखंड के तो सभी जिलों में मेरा प्रवास रहा है, मेरा खुद का भ्रमण रहे हैं, तो मैं खुद जानती हूँ, और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो सब मैं जानती हूँ। तो उसका फायदा मुझे महिला आयोग में मिल रहा है। मैं जब सरकार की ताकत हमारे साथ हो तो हम अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो अच्छा काम कर ही रही है, लेकिन वो संचालित कहीं अधिकारी कहीं भी अगर लग रहा है, कहीं लापरवाही हो जाए कुछ, तो उसमें महिला आयोग पूरी तरह से साथ खड़ा है और महिलाओं के साथ खड़ा है। अच्छा, अभी धामी सरकार ने यूसीसी को भी लागू किया है, और उसमें महिलाओं के हक के लिए काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, चाहे फिर वो जायदाद ज़मीन में हिस्सेदारी हो, शादी विवाह हो, कई ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं के हित में है। लेकिन कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं अब यूसीसी के प्रावधानों को लेकर भी। लेकिन अगर समाज में जागरूकता लेकर आनी है, महिलाओं को जागरूक करना है उन प्रावधानों को लेकर, यूसीसी को लेकर, तो आयोग की क्या कुछ रणनीति है, किस तरह से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं आयोग की तरफ से? प्रियंका जी, जब यूसीसी की टीम ये सारी चीज़ें
कलेक्शन कर रही थी, सबसे सब आयोगों के साथ बैठ रही थी, सबके साथ सुझाव लिए गए थे, लिए जा रहे थे। तो आयोग ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे सुझाव दिए थे। और मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि ये पहला राज्य है जहाँ यूसीसी लागू हुई है। बिल्कुल। थोड़ा सा आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज लोग भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के। या तो इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि लोग इससे क्यों भ्रमित हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, लिव इन रिलेशनशिप में अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो महिला के लिए इतना ये चीज ये है कि मैं बताती हूँ, 3 दिन से एक महिला मुझसे लगातार संपर्क कर रही है कि मैं 4 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी, इसने मुझे कहा था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो हम कानून से कितना वो करेंगे। आज कानून बन चुका है ना, कानून का फायदा लेंगे ना महिलाएं। अगर वो रिलेशनशिप में रह रही हैं या रहेंगी, क्योंकि इससे पहले भी तो हमारे पास कई सारे केसेस आ गए हैं लिव इन रिलेशनशिप के आए हैं। उन्हें न्याय दिलाना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम सरकार ने जो ये कानून बनाया है, इसके तहत जो कोई भी रिलेशनशिप में रह रहा है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर ऐसे भागेगा नहीं, ऐसा भाग नहीं सकता है, वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आएगा। अगर महिला शादी करती है तो उसका प्रॉपर्टी में, अपने ससुराल में पूरा जायदाद में हिस्सा, हर चीज होता है। लेकिन जो रिलेशनशिप में रह रही वो शादी का झांसा देके उसे रख रहा है और वो बाद में उसे छोड़ देता है, तो बेचारी तो भटकती रह जाती है, वो कानून के दायरे से भी भाग जाता है। और हम भी बहुत कोशिश करते हैं, कई बार नहीं पकड़ में आता है, कई बार, हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हमने कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो निकल जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, पुलिस भी ढूंढती रहती नहीं। तो कम से कम इस कानून से, मैं आपके माध्यम से कहती हूँ, इस कानून के माध्यम से कोई भी इस तरह का कार्य करेगा कि रिलेशनशिप में रहने के बाद भागने की कोशिश करेगा तो भाग नहीं सकता है। और मैं कहती हूँ जो इस तरह के, वो रजिस्ट्रेशन उन्हें कराना आवश्यक है, अनिवार्य है। आयोग की तरफ से फिर इन सब चीजों को लेके कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? मैं तो समय आपके माध्यम से इस तरह से हम समाज में हर कह रहे हैं, जहाँ भी हमारी इस तरह से, अभी मैंने खुद कहा है कि अभी पहला हमारा जो फोकस होगा यही होगा, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना कि आप यूसीसी को गलत वे में मत ले जाओ, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसके फायदे आप देखिए। बिल्कुल। अगर जिस टीम ने इसे लागू किया है, जिस टीम ने इस पे पूरी तरह से पूरा पढ़ा है, पूरा जाना है, पूरा इसमें विचार विमर्श करके पूरा करके किया है, वो ऐसे तो नहीं किया, वो उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब देख के किया होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए इसके लिए आपको भी और हमें भी, सबको मिल के इसमें आगे बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। कि कोई भी हमारी ऐसी महिला, ऐसी बेटी हमारी वो न्याय से ना भटके। इसलिए अगर कोई भी किसी तरह का कोई इस तरह का है तो इसमें रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, इसलिए वो कानून के दायरे से भाग नहीं पाएगा। उत्तराखंड में महिला नीति की अगर बात करें तो उसे लागू करने की दिशा में आपका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, हमने जितना पढ़ा है, जितना जाना है, उससे हमें इतना ज़रूर पता लगा है कि आपने इस नीति को लाने के लिए प्रदेश में काफ़ी काम किया है। हालांकि अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन अगर प्रदेश में ये लागू होता है तो इसके किस तरह से फ़ायदे मिल सकते हैं? प्रियंका जी, जब मैं महिला आयोग में बनी थी 3 साल पहले 2022 में, तो सबसे पहले मेरा ध्यान वही गया था कि हमारे यहाँ की मतलब उसमें चर्चाएं हो रही थी, एक आध मीटिंग भी पहले हुई थी महिला नीति पे। तो मैंने कहा इस काम को हमें साथ साथ में करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और उत्तराखंड 5वां या 6ठा राज्य होगा जहाँ नीति लागू होगी, तो उसमें हमने काम किया, उसमें हमने बहुत एक्सपर्ट बिठाए,
कई कई दिन बिठाए हमने और उसमें पूरी तरह से महिलाओं का पूरा किस तरह से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब तरह से कैसे वो सुरक्षित होगी, किस तरह से, तो वो सारे बिंदु उस नीति में आए हुए हैं। उसके बाद हमने माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं रेखा आर्य जी, उनके साथ भी हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। उसमें भी जो बिंदु और कुछ बढ़ाने कुछ घटाने सारे आ चुकी हैं। उस शासन में गई हैं, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी 9 नवंबर को लागू करेंगे, तो निश्चित ही आ जाएगी क्योंकि नीति तैयार तो है ही है। बिल्कुल उसमें अगर कुछ और उसमें होगा तो आएगी और निश्चित ही उत्तराखंड में ये नीति लागू होगी। एक सवाल मेरा है कि वैसे तो आज महिलाओं की शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूकता आ चुकी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में ऐसा हो कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर अभी भी कुछ लोग ये सोचते हो कि ज़रूरी नहीं है लड़कियों की शिक्षा। तो क्या इस तरह के कोई मामले आप लोगों के सामने भी आते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़ोर आजमाइश करनी पड़ती हो महिलाओं की शिक्षा के लिए, उन्हें समझाना पड़ता हो, जागरूक करना पड़ता हो, इस तरह के मामले क्या आज के वक्त में भी आते हैं? मुझे लगता है कि अभी मेरे समय में तो कोई ऐसा आया नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद जाती हूँ, प्रत्येक जिले में मैं गई हूँ और जिले का मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। तो ऐसे कि पढ़ाई का तो कोई इस तरह का इशू आया नहीं है कि अभी, क्योंकि सब लोग अवेयर हुए हैं। हाँ। और शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान गया है, तो बेटियों को लोग पढ़ा भी रहे हैं। इस तरह का प्रश्न अभी, इस तरह का केस मेरे पास कोई आया नहीं कि उनको आगे पढ़ने के लिए रोका जा रहा हो या कुछ इस तरह, क्योंकि अभी तो उत्तराखंड में तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं, काफ़ी अच्छा शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान गया, महिलाओं का ध्यान गया, बेटियों को पढ़ाने का ध्यान गया और सरकार भी इसमें अच्छा काम कर रही है। तो निश्चित ही अब हमारी बेटियां पढ़ के निकल रही हैं और एक दूरस्थ क्षेत्र ग्रामीण में रहने वाली एक से एक प्रतिभाएं हैं जो आज काफी आगे पहुंच रही है और देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। हाँ, देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रही है। तो इस तरह से उत्तराखंड की बेटियां तो काफी आगे आ चुकी हैं हर क्षेत्र। मैम, एक सवाल है कि समाज में आज भी लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। परिवार छोटा करने की अगर बात आती है तो सबसे पहले यही आता है कि जहन में एक बेटा ज़रूर हो जाए। इस तरह का अगर भेदभाव मिटाना है तो आयोग की किस तरह की भूमिका होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक महिला को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, वो मुझे लग रहा है अभी काफ़ी जागरूकता इसमें आई है और आज जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन बच्चों में ये चीज़ें कम हुई हैं, काफ़ी कम हुई हैं। वो ठीक है, पुराने लोगों में था, लेकिन अभी पुराने लोगों में भी काफ़ी जागरूकता आई है। अभी आपने देखा होगा कि कई बार किसी की एक बेटी होती है, किसी का एक बेटा होता है। तो इस तरह का अभी तो कम से कम मेरी जो जानकारी में इस तरह का हमारे पास कोई ऐसा केस भी नहीं आया है कि इसलिए उसे प्रताड़ित किया जाता। बहुत रेयर होगा कोई ऐसा कि बेटी के लिए कि बेटी है, बेटा होना, इस तरह का बहुत ही रेयर कोई इस तरह का आया होगा। वैसे अभी इस तरह के प्रश्न, मतलब ये चीज़ें नहीं है। अब तो सब लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है पहले से। वक्त जो है हमारा, घड़ी जो है इशारा कर रही है, लेकिन एक जाते जाते सवाल मेरा ये है कि महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा को लेकर महिला आयोग आम जनता खासकर युवाओं से किस तरह की उम्मीद करता है? सबसे पहले तो महिला आयोग ऐसा है कि मैं प्रत्येक अपनी उस बेटी और महिला से कहना चाहती हूँ कि आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत है, महिला आयोग आपके साथ खड़ा है। आप किसी भी माध्यम से, आप टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, आप किसी माध्यम से आप महिला आयोग तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन हम सबको, अगर हमें समाज में कुछ अच्छा करना है तो सब लोगों को सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें युवाओं की, जो हमारी बेटी हैं या बेटे हैं या हमारी महिलाएं हैं, इन सबको मिल के अगर हमें कुछ इस तरह की चीज़ें, हमें बड़ा मन करना होगा और इस तरह की महिलाएं ही क्यों पिटती रहें, महिलाएं ही क्यों परेशान होती रहें। तो इस तरह से इस जागरूकता के लिए प्रत्येक परिवार को भी मैं कहूँगी, परिवार में अगर इस तरह जागरूकता आएगी तो धीरे धीरे अपने आस पड़ोस सब लोग एक तरह से धीरे धीरे जागरूक होंगे। एक परिवार को उदाहरण देख के फिर दूसरा भी सोचेगा अगर वहाँ पे महिला को जहाँ सम्मान मिलता है उस घर में हमेशा ही वृद्धि होती है। और जहाँ नारी का सम्मान होता है
वहाँ खुद ब खुद लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी संपन्न अपने होता है। आती है और उस घर में सुख शांति भी रहती है। चलिए ठीक है मैम, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। समाज में महिलाओं की भागीदारी किस तरह से बढ़ सकती है, किस तरह से उनके अधिकार और सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की, हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, लोग कहते हैं कि महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, लेकिन हम कहते हैं कि एक नारी है जो हर मुश्किल को पार करके, हर काम को पार करके, हर जो उनके सामने अड़चनें आती हैं उन सभी मुश्किलों से पार करके हर चीज़ को मुमकिन कर जाती है, क्योंकि महिलाएं न कभी थकती है न कभी रुकती है। वो समाज को आईना बदल कर दिखाने का काम करती है, क्योंकि नारी शक्ति सब कुछ मुमकिन कर जाती है। नमस्कार।